देखते हैं स्टूडेंट, आज कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स है। एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 रियल नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज 1.1। इसका इंट्रो पार्ट जो है, इंट्रो और कुछ एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसमें क्या बताया था, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, a = b q + r, और वेयर r क्या था, 0 से बड़ा रहेगा, 0 के बराबर भी हो सकता है और b से हमेशा छोटा रहेगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी। तो इससे हमने एचसीएफ निकालना सीखा था, कुछ एग्जाम्पल करे थे। अब उन्हीं के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हमने लिख के रखा है, क्या 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व, हमें क्या करना है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो दोनों में देखते हैं, चूंकि दोनों संख्याओं में क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं में बड़ी कौन है, 225 बड़ी संख्या है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए b बराबर इस क्या लेंगे, a बराबर इस क्या लेंगे, जो बड़ा है उसको a लेना है, 225 एवं b क्या लेंगे यहाँ पे 135। तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका या एल्गोरिथम, कुछ भी बोल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a = bq + r, ठीक है, ये होती है। और यहाँ r क्या होता है, 0 से बड़ा और b से छोटा। तो चलो इस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले अतः 225 सामने आ जाएगा और 135 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखो, 135 में पीछे पीछे का 5 छोड़ दो, दोनों में 5 छोड़ दो, तो ये 13 से डबल भी नहीं है। मतलब 135 का डबल नहीं कर सकते, क्योंकि डबल करेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कि सिर्फ 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम। तो कितना शेषफल बचेगा, 225 में से 135 घटा दो, तो 10, 5 में से 5 गए, 13 में से गए कितने, 12 में से 3 गए, कितना बचेगा, 9, 90, क्या बचा 90, ठीक है। तो ये क्या बचा, शेषफल कितना बचा, 90। तो हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं हुआ, चूंकि r जो है ≠ 0। या हम एक, तुम चाहो तो ऐसा शब्दों में लिख लेना, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, और जब शेषफल 0 नहीं है तो हम इसको दोबारा करते हैं। यही प्रमेय को जब एक बार हमने किया, शेषफल 0 नहीं हुआ, तो दोबारा करेंगे। तो अतः क्या लिखेंगे, अब यहाँ इन दोनों में देखते हैं कि बड़ा नंबर क्या है। तो बड़ा नंबर क्या है, 135, और इसको 90 से हम करेंगे। तो 90 से करने पे हमें क्या मिलेगा कि 90 से भी ये 2 बार नहीं जाएगा, सिर्फ 1 बार जाएगा। प्लस कितना बचेगा, तो 90 में से इसको करो तो ये 45 हो गया। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, चूंकि शेषफल 0 नहीं हो रहा है, और शेषफल 0 नहीं हुआ तो हम पुनः करेंगे। तो इन दोनों में बड़ा नंबर 90 है, और 45 से करेंगे तो 45 का डबल होता है, और यहाँ पे हमें 0 मिल जाता है। और जब 0 मिल गया तो क्या करना है, जब 0 मिल गया तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होने पर, क्या है, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो शेषफल 0 प्राप्त होने पर b की जगह पे क्या मिलेगा, b की जगह 45 है, तो b की जगह क्या है, b बराबर से हम यहाँ लिख सकते हैं, शेषफल 0 प्राप्त होने पर b के स्थान वाला अंक, b के स्थान वाला अंक क्या है, b के स्थान वाला अंक क्या है, कोष्टक में 45 संख्या, जो दो संख्या ली थी क्वेश्चन में क्या है, 135 और 225, तो संख्या 135
135 और 225 का HCF है। ठीक है, यही चीज़ होती है। जब हमें शेषफल शून्य मिल गया तो जो नंबर मिले थे 135 और 225, इनका HCF क्या होगा? तो हमारी जो एल्गोरिथम होती है A = BQ + R, ये होती है हमारी एल्गोरिथम। तो B के स्थान पर जो रहता है वही हमारा HCF होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से B के स्थान पर जो मिलता है आखिरी में जब शेषफल 0 हो तो वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF क्या आया? B के स्थान वाला अंक 45। अतः संख्या कौन सी थी? 135 और 225 का HCF 45 है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर से देख लो, हमें क्या कहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना था। तो हमारे पास नंबर थे 135 और 225। तो 135 और 225 में सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों संख्याओं में 225 बड़ी है, तो 225 को आगे लिखेंगे, A का मान लेते हैं और जो छोटा होगा उसको B का मान। अब यूक्लिड विभाजन की प्रमेय लगाएंगे तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या होती है? A = BQ + R। और शर्त क्या रहती है कि जो R होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। तो सबसे पहले प्रमेय लगाई, तो 225 आगे लिखा, 135 B के स्थान पर लिखा। फिर इसको डिवाइड करके अगर देखो यूक्लिड के प्रमेय से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वन टाइम ही जाएगा और 90 मतलब 90 जो शेषफल बच जाएगा। तो हम देखते हैं कि शेषफल 90 है मतलब 0 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि शेषफल 0 नहीं है, आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में देखा शेषफल शून्य नहीं आया, तो फिर जब नहीं आया तो इस B के मान को आगे लिखते हैं और R के मान को यहाँ पे ला लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? A = BQ + R जो होता है, जब ये शेषफल 0 नहीं होता तो B की वैल्यू को यहाँ ला लेते हैं, B को A बना लेते हैं और BQ + R दोबारा जो होता है तो यहाँ R को B की जगह पे। कब? जब शेषफल 0 नहीं होता तो B की वैल्यू को यहाँ लाते हैं, R की वैल्यू को B के स्थान पर लाते हैं। ये क्रम तब तक चलते रहेगा जब तक कि शेषफल 0 ना हो। हमने दोबारा किया तब भी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 45 बचा, तो जो B के स्थान पे था उसको A के स्थान पे लाया और जो R था उसको B के स्थान पे। अब यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 हो जाता है तो हम वहाँ क्या लिखते हैं कि शेषफल शून्य प्राप्त होने पर जो B के स्थान पर रहता है वही हमारा उन दोनों नंबर का HCF होता है। ठीक है, तो क्या लिखा? अतः संख्या 135 और 225 का HCF 45 है। एक और चीज़ नोटिस की कि अगर 225 और 135 का HCF अगर 45 है तो 135 और 90 का भी HCF 45 होगा और 90 और 45 का भी HCF 45 ही होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं स्टूडेंट, आपने फर्स्ट वाला नोट कर लिया। सेकंड क्या है? 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? फिर से क्या है? 196 और 38,220। अब चूंकि दोनों संख्याओं में ये चीज़ हमेशा लिखना है, क्या है? दोनों संख्याओं में 38,220 बड़ी है। दोनों संख्या में ये नंबर बड़ा है कि नहीं? 38,200। इसलिए हम क्या करेंगे? A को क्या मान लेंगे? 38,220 और B को क्या मान लेंगे? 196 को हम B मान लेंगे। ठीक है, अब लगाते हैं क्या इस पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखो या एल्गोरिथम लिखो, कोई बात नहीं, दोनों चीज़ एक ही है। एल्गोरिथम लगाएंगे, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है? A = BQ + R, सॉरी R ये होता है। ठीक है, और R की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ा रहेगा R और B से छोटा रहेगा। तो इस पर लगाएंगे तो A के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3000, अतः 38,220 = B की वैल्यू क्या है? 196 गुणित, अब Q क्या आएगा? 196 से इसमें भाग दे दो, करते क्या है? 38,220 में 196 से डिवाइड करेंगे। तो देखो सामने के 2 अंक ले लो और पीछे के 2 लिखो,
तो 19 का शायद डबल ही 19 का डबल होता है 38, तो 2 टाइम तो नहीं जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा। ये थोड़ी सी गणित है, प्रैक्टिस से पता चल जाता है। तो 19 और 38 देखो तो डबल है, तो मतलब एक ही बार जाएगा। तो 196 घटाएंगे 12 में से 6 गए 6, 18 में से 10 गए 8, और यहाँ पे 186, इधर से 2 उतारेंगे। अब क्या करते हैं, पीछे का एक नंबर इसका भी छोड़ दो, 2 नंबर छोड़ दो, तो कितने बार 19 9 बार जाएगा। ठीक है, 199 कितना होगा, 9 6 9 54 के 4 5 9 9 81 और 5 86, 8 9 1 9 और 8 कितना हो गया 17। तो ये 17 64 बार जा रहा है। इसको 2 कम कर लो तो 12 में से 4 गए 8, और फिर यहाँ से देखो तो 16 में से 7 गए 9, और यहाँ से तो ये 0, ये भी 0, और क्या आ जाएगा ये। अब हम डिवाइड करेंगे तो देखो कितने बार जाएगा 19 का, लगभग 5 बार। तो 196 मल्टीप्लाई 5, 3 5 9 45 46 47 48 के 8, हंसी लाए 4, 5 एकम 5 और 9, तो 109। ये कितने बार हो गया, देखो फर्स्ट टाइम में ही 0 आ गया। इस नंबर पे क्या हो गया, फर्स्ट टाइम में ही 0 आ गया। 196 एंड 195, याद रखना जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आगे रहेगा, और जो भागफल आता है जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो आर कितना आ गया 0। तो वो जो फर्स्ट टाइम में ही अगर ये 0 आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी के स्थान पर है वही उसका HCF होगा। मतलब इतना बड़ा जो नंबर है ये 2 नंबर तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूँकि r = 0, मतलब इसका क्या है, शेषफल 0 है, अतः b के स्थान वाला अंक या संख्या लिख सकते हैं, b के स्थान वाली संख्या, कौन कौन सी संख्या थी, b के स्थान वाली संख्या, कॉमा 196 और 38,220 का HCF है। अतः क्या लिख सकते हैं कि जो नंबर था 196 और 38,220 का HCF क्या है, 196। ठीक है, HCF 196 है। तो ये क्वेश्चन छोटा सा ही था, भले संख्या बहुत बड़ी दिख रही है लेकिन क्वेश्चन छोटा सा ही था। तो समझ में आया क्या किया हमने, 196 38,220 था। दोनों संख्याओं में देखा तो 38,220 संख्या बड़ी है, जो बड़ी संख्या है उसको a मान लेते हैं, जो छोटी संख्या है उसको b मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन की प्रमेय लगाएंगे, a = bq + r। और यहाँ क्या देखते हैं कि r का मान हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ये 0 के बराबर हो सकता है, और लेकिन b से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे जब प्रमेय का प्रयोग किया, 38,220 को 196 से डिवाइड किया तो 195 बार पूरा बार भाग चला गया, और रिमाइंडर जो है शेषफल वो 0 बचा। तो जब पहली बार में अगर 0 मिल गया तो ये b के स्थान पर जो है वही हमारा HCF होता है। तो चूंकि शेषफल 0 हो गया अतः b के स्थान वाली संख्या 196 और 200 का HCF है, जो नंबर लेते हैं उसका HCF होता है। तो इनका दोनों का HCF 196 हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 का HCF निकालना है। तो 867 और 255 दोनों संख्याओं में से 867 बड़ी है तो हमने उसको a मान लिया, 255 छोटी है उसको b मान लिया। अब यहाँ पे यूक्लिड के भी प्रमेय लगाएंगे तो a = bq + r होगा। r क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब यहाँ तक के तो सिंपल चीज़ थी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 225 है, 25 × 75, 25 चौक 100 हो जाता है। पीछे के एक नंबर छोड़ो तो क्या होगा, 25 × 75, लेकिन 25 चौक 100 हो जाता, तो मतलब ज़्यादा होगा। तो ये करीब 3 टाइम जाएगा। कितने बार, 3 टाइम। तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करना है, उससे अच्छा जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, 5 × 3 15, 1 15 1 16, 1 फिर यहाँ जाएगा तो ये कितना बन गया 765 प्लस। ठीक है, तो 765 होता है, तो इसको 867 में से हम कम कर देंगे 867। तो क्या बचा 0 नहीं 2 0 और 1, तो क्या मिला
102। अब हम देखते हैं कि जो शेषफल है 0 नहीं आया, हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। हम अगेन इसी को करेंगे। अब यहाँ पे 225 आगे आ जाएगा और ये जो 102 है ये पीछे रहेगा। तो इसका डबल देखो, डबल है क्या, डबल है। 102 का डबल 204 होता है, तो करीब दो डबल तो हो गया। 225 का क्या हो जाएगा, 204। कम कर लो, 5 में से 4 का 1 2 सॉरी 255 है ना, 255 है, 255 है, तो क्या हो जाएगा 51। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बचा, 51 शेषफल बचा। अब हम देखते हैं कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ, चूंकि r नॉट इक्वल टू 0। तो हम पुनः करेंगे, तो पुनः करेंगे तो क्या आएगा, 102 और ये 51 गुणित 2। 51 का डबल ही होता है, 1 का डबल 0, 5 का 10। अब यहाँ पे शेषफल 0 मिल गया, क्या मिला, चूंकि r इक्वल टू 0। और जब r की वैल्यू 0 मिल गई, लास्ट है r 0 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः शेषफल, जो शेषफल क्या हुआ, शून्य हो गया। अतः शेषफल शून्य होने वाले समीकरण में b का मान HCF होता है। ये लिखने का तरीका सबका अपना अपना हो सकता है। अर्थ वही दर्शा रहा है कि इस समीकरण में जब शेषफल 0 हो रहा तो b की जगह पर जो है वही हमारा HCF होगा। तो अतः क्या लिखेंगे हम, अतः संख्या क्या थी, संख्या क्या है, संख्या 867 और 255 का HCF कितना है, 51। ठीक है, दोनों संख्या है, दोनों नंबर को सॉल्व किया, r यहाँ पे 0 आया, यहाँ b की वैल्यू क्या है, 51। तो हम लिख सकते हैं कि शेषफल शून्य होने वाले समीकरण में, जिस समीकरण में शेषफल 0 हुआ, शेषफल शून्य होने वाले समीकरण में b का मान HCF होता है। तो b का मान लिख दिया हमने कि HCF 51 है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखते हैं क्या, हमने आपको बता दिया कोई भी 2 नंबर रहेगा उसका HCF निकालना। अब ये दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, कौन से, कि इनको 6q+1 ऐसे दर्शाने वाले, जैसे एग्जांपल 2 था। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 ये q रहेगा, 6q-1, 6q-3 और 6q-5 के रूप में होता है। और क्या होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव वाले पूरे, मतलब नेचुरल नंबर, उसमें से भी विषम का मतलब 1 3 5, ये जितने भी नंबर होंगे विषम संख्याएं, ये सब क्या होगी, धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाते हैं। और ये सब किस रूप में होती है, तो क्या कह रहे हैं कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होती है। तो हम इनको प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले माना a क्या है, a हमने मान लिया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का है, और b बराबर से 6। b 6 क्यों लिया, क्योंकि जो यूक्लिड की प्रमेय होती है a = bq+r होती है। तो हमें यही तो प्रूव करना है, 6q+1, तो ये भी वही है bq+r, ये लास्ट में है, r की वैल्यू है, और b के साथ q के साथ जो है वो b होता है। तो b हमें 6 प्रूव करना है, इसलिए हम b को 6 लेके चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज की कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 और 15 17 19, ये सब की सब संख्या क्या है, धनात्मक है, विषम है और पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब बिना पॉइंट वाले, बिना दशमलव वाले जितने भी नंबर है सब पूर्णांक है, और ये धनात्मक है, सब पॉजिटिव है और सबके सब विषम है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि जितने भी नंबर है ये सारे नंबर किस फॉर्म में है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम क्या दर्शा सकते हैं यहाँ पे, जैसे लेट फर्स्ट नंबर दिया हमने 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 6 × 0+1 लिख सकते हैं। क्या होगा ये, 6 में 0 को गुणा करो 1 1 ही होगा। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं,
6 इंटू 0 प्लस 3 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 0 प्लस 5 लिख सकते हैं। अभी भी सेम चीज है। और हमने किस फॉर्म में लिखा है, ये जो यूक्लिड की प्रमेय होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और क्वेश्चन में देख रखा है कि क्यू एक पूर्णांक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे। अभी भी 1 1 ही है, 3 3 है और 5 5 है, क्योंकि 6 का 0 में गुना किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर 7 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या होगा, 6 कम 6 और 1 7। 9 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 3। 11 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 5। तो 11 के बाद 13 को 6 इंटू 2 प्लस 1। 13 के बाद 15 आएगा तो 6 इंटू 2 प्लस 3। इसके बाद 17 है तो 6 इंटू 2 प्लस 5। इसके बाद 19 6 इंटू 3 6 इंटू 3 प्लस 1। अगेन क्या लिख सकते हैं, अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 6 किसको 21 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 3। और 23 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 5। तो ये नंबर चलते जाएगा, ये नंबर चलते जाएगा, ये नंबर चलते जाएगा। तो हम इसको आखिर में क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये पूरे के पूरे हमने क्या मान के चले ए है। तो ये क्या है, ये पूरे के पूरे ए है। ठीक है, ये पूरे क्या आ रहे हैं ए। लेट्स 6 सब में कॉमन है, 6 हमने देखो सब में कॉमन लिया है। ठीक है, और बी क्या आ रहा है, बी आ रहा है 0 बी सॉरी क्यू क्या है 0 है, 1 2 3 और ये चलते ही रहेगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि क्यू है। ठीक है, और शेषफल हम क्या देखते हैं, शेषफल क्या मिल रहा है हमको, 1 मिलता है, ये 3 मिलता है, 5 मिलता है। यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 135 135 135 135। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि या a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 या a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। हर बार देखो ना, जितने भी नंबर हम लेंगे तो शेषफल हमेशा या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा या 5 बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः सभी जो क्वेश्चन में बोला कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होते हैं, या तो 6q प्लस 1 होगा, या 6q प्लस 3 होगा, या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। क्लियर है, क्या क्वेश्चन था, कोई भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या लिखा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक लिए थे तो वो क्या है, 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, या 6q प्लस 5 है। तो इस रूप में होता है, हमें प्रूफ करना था। हमने क्या मान लिया कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a क्या है, पूरे के पूरे ले लिए, ये धनात्मक विषम पूर्णांक 23 तक लिखे, उसके बाद 3 डॉट से इंफाइनाइट तक। तो जितने भी लिखे सबको हमने किस फॉर्म में लिखा, यूक्लिड की प्रमेय के हिसाब से b की जगह 6 लेकर देखा। तो हर बार हर इसमें हर नंबर क्या देता है, 6 इंटू क्यू प्लस 1। और यहाँ क्यू क्या है, क्यू क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख रखा है क्यू एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, माइनस वाले भी हो सकते हैं, प्लस वाले भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। अब चूंकि हमको यहाँ धनात्मक विषम लेना था, हमने इसलिए 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, और एक चीज क्या लिख सकते हैं, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, सिर्फ ये बोला है कि पूर्णांक है। जो क्वेश्चन में लिख के दिया था हमने भी उसी को लिखा है कि ये जो क्यू लिखे है कोई पूर्णांक हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो भी नंबर डालेंगे तो वो हमेशा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के ही रूप में देगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार था, जैसे एग्जाम्पल 2 था, सेम ऐसे ही है। तो आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी है
और टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इसमें क्या है, 616 आर्मी के सदस्य है और 32 सदस्य वो भी आर्मी के ही हैं, लेकिन 32 सदस्यों के पीछे मार्च करना है। अब क्या कहा है, दोनों समूह में संख्या, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। मतलब अगर 32 आर्मी वाले बैंड वाले हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, 32 अगर बैंड वाले हैं, मान लो वो इस प्रकार ऐसी लाइनों में चल रहे हैं। इन लाइनों की संख्या हमको नहीं मालूम कितनी है, हमें तो पता करना है कि कितने लाइनों में अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, तो वो हमको पता करना है। हम क्या मान सकते हैं कि ऐसी इतनी लाइनें में चल रहे हैं, इनको क्या मान लो, नंबर को क्या मान सकते हैं, एन। कितने लाइन है, कितनी लाइन है, उसको एन मान लिया, ठीक है। और 32 बैंड वाले जो है उसके पीछे 616 को मार्च करना है। तो ये आर्मी वाले कितने होंगे, 616 आर्मी वाले, और ये भी उतने ही स्तंभ में जैसे इन्हीं के पीछे मार्च करेंगे। 32 सदस्य वाली आर्मी की बैंड, आर्मी वाले हैं बैंड वाले, उन्हीं के पीछे तो ये 616 भी मार्च करेंगे। तो जितनी इनकी संख्या है, इनको थोड़ा अच्छा से लाइन से, जितनी इनकी संख्या रहेगी बैंड वाले, उन्हीं के पीछे मार्च करना है। मतलब उनके पीछे उनको कदम ताल से चलना है, यात्रा करना है। तो फिर से 32 किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की आर्मी की टुकड़ी को, ये 616 आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है, ये इनको कहां मार्च करना है, 32 बैंड वाले, 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और क्या लिखा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। ये मान लिया कि दोनों की लाइनें बराबर है, 32 है और ये इधर 616 है। अब क्या मान सकते हैं कि ये हर लाइन में कितने बैंड वाले होंगे, क्या मान सकते हैं, माना क्या मान सकते हैं कि प्रत्येक लाइन में समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो क्या मान सकते हैं कि प्रत्येक लाइन में X बैंड वाले हैं, ठीक है, मान सकते हैं अपन, क्या मान लिया कि प्रत्येक लाइन में X बैंड वाले हैं, और यहां पर प्रत्येक लाइन में क्या है, प्रत्येक लाइन में Y आर्मी वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है जैसे काजू बादाम बर्फी वाला किया था, बादाम बर्फी काजू बर्फी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है कि 616 सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी है, तो ये हो गई 616 सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी, उसको मार्च करना है 32 सदस्य वाली बैंड वाली आर्मी के पीछे, तो ये 32 सदस्य वाली हो गई। हमको लाइन नहीं मालूम कि कितनी लाइन है, हमको तो पता करना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो ये उनकी संख्या होगी, एन है वो, ठीक है, एन है वो जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक, ये हमने मान के रखा है कि एन है। अब क्या कहा है कि 32 हम क्या मान सकते हैं कि ये इस प्रकार की लाइनें हो सकती है, और प्रत्येक लाइन में बैंड वाले भी X। तो हम क्या देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं, माना आर्मी के सदस्य कितने हैं, आर्मी के मतलब ये परेड में 616 सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर्मी की सदस्य की टुकड़ी, सदस्य की टुकड़ी ये कितनी है, ये है कितनी, 616, और बैंड आर्मी के, आर्मी बैंड ये कितने हैं, आर्मी बैंड के सदस्य ये कितने हैं, ये है 32। तो देखो आर्मी बैंड वाले सदस्य 32 है, इधर की लाइन और लाइन में प्रत्येक आदमी कितना होगा, इसको क्या मान सकते हैं, n गुणित x, और इसको क्या मान सकते हैं, ये जितनी लाइनें हैं आर्मी वाले उतनी 616 वाले में भी है। तो ये क्या होता है, n गुणित y, और हम क्या निकालते हैं, क्वेश्चन में कहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, हाईएस्ट और जो दोनों में होगी, दोनों लाइन मतलब कॉमन हो गया, तो हमको क्या निकालना है, HCF, ठीक है। तो HCF भी क्या होगा, x और y दोनों चेंज है, दोनों में n कॉमन है, मतलब n का नंबर निकालना है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि संख्या जो है 616 और 32 का HCF निकालना है।
ठीक है। अतः क्या लिख सकते हैं, संख्या 616 एवं 32 का HCF ज्ञात करने पर दोनों में कॉमन क्या होगी, लाइन की नंबर ही तो पूछा ना, उन अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी जिनमें वो दोनों मार्च कर सकते हैं। जब दोनों है तो हाईएस्ट, अधिकतम मतलब हाईएस्ट, और दोनों समान संख्या वाले स्तंभ है तो कॉमन भी है, दोनों को ज्ञात करना है तो दोनों कॉमन, तो हाईएस्ट और कॉमन, तो हाईएस्ट और कॉमन क्या होगा, HCF ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, संख्या 616 और 32 का HCF हम यूक्लिड की प्रमेय से करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेय या प्रमेयिका लिख सकते हैं, एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा ये, a इज इक्वल टू क्या होती है, बी क्यू प्लस आर, और r क्या होता है, 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक, तो लगाओ जो बड़ी संख्या है उसको सामने, 616 बराबरी से 32 गुनी पीछे का एक नंबर छोड़ो, कितना बार जाएगा, 32 से हम डिवाइड करेंगे 616 को, 32 दूनी 64 होता, मतलब 32 से कम 32, कम कर दो, 11 में से 2 गए 9, और 6 में से 4 गए 2, 29, तो 1 प्लस 29, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 32 इज इक्वल टू 29 इंटू 1, 29 में 1 बार ही जाएगा तो क्या बचा, 29 3, 616 इसने किया था। और अगेन क्या करेंगे, फिर 29 इज इक्वल टू 3, तो कितने बार जाएगा, 3 9 27 प्लस 2, अभी भी नहीं जा रहा है, तो 1 मिनट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी है, क्या है, 616 सदस्य वाले आर्मी की टुकड़ी, तो क्या लिख सकते हैं पहले, आर्मी की टुकड़ी की संख्या कितनी है, 616 है, और टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे, तो यहां क्या लिख सकते हैं, आर्मी बैंड वाले सदस्यों की संख्या। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा से लिख सकते हैं क्या, कि ये 32 है, ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं, सेना या सेना की टुकड़ी की संख्या 616 है, ये 616 अलग है और 32 अलग है, ठीक है, कुल मिला के ये इसी में से 32 नहीं है। तो क्या कहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब 32 सदस्य है उनके पीछे 616 को चलना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, दोनों को समान संख्या वाले स्तंभ। तो अगर मान लो कि ये उनका स्तंभ हो गया, ठीक है, ये किसका, बैंड वाले का, ठीक, बैंड वाले को कितने हैं 32, तो बैंड वाले की संख्या क्या हो गई, मान लो कि n स्तंभ है समूह के समान, तो n स्तंभ में ये चल रहे तो इन्हीं के पीछे 616 भी चलेंगे, तो 616 कितने, इन्हीं के पीछे चलेंगे, तो ये जितने ये है n नंबर उतने ही 616 वाले सदस्य होंगे आर्मी की टुकड़ी, और वो कितने हैं, आर्मी की टुकड़ी कितनी है 616, तो ये जितने 32 बैंड वाले हैं इन्हीं के पीछे 616 भी आर्मी वाले चलेंगे। अब क्या कहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमने मान के रख ली कि n है, हमको नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन एक चीज पता है क्या, कि अगर टोटल 32 है और ये n है तो हम क्या मान सकते हैं कि इनमें प्रत्येक लाइन में कितने होंगे, तो प्रत्येक लाइन में क्या लिख सकते हैं हिंदी में, प्रत्येक कतार में x सदस्य है, ठीक है, क्या मान लिया, प्रत्येक लाइनों की संख्या n मान ली और प्रत्येक कतार में x है, तो कुल मिला के कितने हो गए 32, तो इसका मतलब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से गुणित n, इनकी संख्या और इनकी संख्या कुल मिला के 32 है ही परेड में, ठीक है,
ऐसे ही आर्मी वाले कितने, जितने नंबर n है, जितने स्तंभ ये है उतने आर्मी वाले भी है, लेकिन प्रत्येक लाइन में अलग अलग होंगे क्योंकि इसमें मात्र 32 और इसमें 616 है। तो इनमें क्या हम मान सकते हैं कि प्रत्येक कतार में y सदस्य है। क्या मान लिया कि इसमें y सदस्य है। तो 616 क्या होता है, x गुणित y गुणित n हो गया। ये x गुणित n है तो ये y गुणित n, इनके स्तंभों की संख्या जितनी इसमें भी उतनी है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो ये n स्तंभ हो गए, इसमें मार्च कर रहे हैं। अब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो दोनों की संख्या क्या होगी, दोनों में क्या है, कॉमन है जिसमें मार्च कर सकते हैं। दोनों मार्च करना है तो इन्हीं के पीछे स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब n नंबर, और n क्या होता है, दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का 616 और 32 का हमको HCF ज्ञात करना है। ये जैसे काजू बर्फी बादाम बर्फी था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ समझने के लिए था, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए था। तो देखते हैं आप क्या कि दोनों में कॉमन क्या है, अधिकतम संख्या क्या होगी जो दोनों में मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम मतलब हाईएस्ट, और कॉमन क्योंकि दोनों को मार्च करना है तो क्या हो गया, अधिकतम मतलब हाईएस्ट कॉमन निकालना है। तो क्या हो जाता है, कुल मिला के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः संख्या कौन सी है, 616 एवं 32 का HCF ज्ञात करने पर ज्ञात करते हैं, ठीक, ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा, यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r क्या होता है, r क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर r लेकिन b से छोटा। अब बड़ी संख्या 616 है तो 616 को आगे लिखेंगे, 32 को यहाँ लिखेंगे, इसके मल्टीप्लाई में क्यों आएगा और प्लस में कोई रिमाइंडर बच सकता है। तो हम 32 से अगर इसको डिवाइड करें 616 तो 32 तो 64 होता, मतलब सिर्फ एक बार जाएगा, क्या बच जाएगा, 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 4 गए 2, 29 बचा, 6 उतारेंगे तो ये 320 से थोड़ा सा ही कम है, तो 9 बार जाएगा, 32 गुणित 9, 9 दूनी 18 की 8 सिलाए 9 ये 27 और 1 28, तो कितना आ गया 288, ठीक है। तो इतना आ गया। अब तो कुछ भाग जा नहीं सकता, तो कितने बार गया, 19 बार गया, और शेषफल क्या बचा, 16 में से 8 गए 8, ये 9 9 हो गया, ये खत्म, मतलब शेषफल भी 8 बचा। अभी चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आगे आ जाती है और r की वैल्यू यहाँ पे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइडेड है, और यहाँ पे शेषफल शून्य हो जाता है। अतः जहां b का मान होता है क्या लिखते थे हम, शेषफल शून्य होने पर b का मान HCF होता है, और जिस पद में शून्य होता है उसी में, इस पद में शून्य हो तो शेषफल शून्य होने पर b का मान HCF हो। अतः जो नंबर था हमारे पास 616 और 32 का HCF 8 है, ठीक, 8 है, लिख दिया तो इक्वल टू खत्म, HCF 8 है। तो मतलब 8 की लाइन अगला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, n के लिए कितना होगा, या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो वो हमेशा किस रूप में मिलेगा, अगर पूर्णांक m है तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b क्या है 3, क्योंकि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में प्रूव करना है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो b की टोटल पॉजिटिव a क्या क्या मिल जाएगा,
ये हम कोई भी संख्या लेंगे ए इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और वेयर आर कितना होता है 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो हम इस पर अगर रख के देखें ए क्या मान लिया कोई भी नंबर ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो 3q प्लस आर क्या होगा 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या होगा या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 1 होगा, या तो 3q प्लस 2। 3 पॉसिबिलिटी है आर की, तो इस प्रूफ में हो सकता है, ठीक है। तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये हम मान सकते हैं क्या कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b 3 है क्योंकि क्वेश्चन में है। अब यूक्लिड प्रमेय के फॉर्मूले में अगर रख के देखो तो r की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। तो हम जैसे क्वेश्चन में कहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, मतलब सारे पूर्णांक का वर्ग नहीं कर सकते, लेकिन इन 3 का करके देखेंगे तो हमको क्या चाहिए 3m प्लस 1 या 3m प्लस 3m के रूप में होता है। अब हम इनका सबका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो जो फर्स्ट का वर्ग स्क्वायर करेंगे समीकरण 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग करते हैं तो इधर साइड भी स्क्वायर, और 3q प्लस 0 इसका मतलब सिर्फ 3q ही है, तो 3q का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 और क्यूब, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 3q भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट समीकरण 2 का वर्ग करने पर, ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं वर्ग करने पर। अब वर्ग करने पे क्या होगा a का स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में करना है 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये जो सर्वसमीका होती है पहली a प्लस बी वाली सर्वसमीका क्या होती है a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी होती है इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि a का स्क्वायर कितना होगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 3q, तो 9 q का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6q प्लस 1, ठीक है। अब आगे करेंगे तो यहां से a का स्क्वायर आगे हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों पदों में से 3 अगर हमने कॉमन निकाल लिया, 3 हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा 2q और प्लस 1, 2q प्लस 1 बचेगा, और कॉमन हमने सिर्फ इसमें से निकाला तो 1 तो जैसा का वैसा। अब जो थर्ड समीकरण है समीकरण 3 का वर्ग करने पर, ठीक है। तीसरा समीकरण क्या है ये है a का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा वही आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या मिल गया 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12q प्लस 4, ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या देख सकते हैं कि a का स्क्वायर सब में से क्या निकाल सकते हैं, सब में से कुछ निकालने, इन दोनों में से क्या देखा पहले ये लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं सॉरी 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब क्या है इन तीनों में से 3 कॉमन निकाल लो तो क्या बचा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर 1 है, ठीक है। अब हम q क्या है एक भागफल होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं जितने भी हमने वर्ग करे इसका वर्ग किया तो वो 3q प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में 3q मिला, इसका किया तो 3 और 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 मिला, और थर्ड वाले का किया तो भी वो क्या मिला 3 और ये कोई मान और प्लस 1।
तो हम क्या लिखते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में 3 है और बीच में कोई मान है और प्लस 1 है। और क्वेश्चन में बोला है क्या कि किसी पूर्णांक m के लिए, m क्या है, एक पूर्णांक है, तो हम क्या मान सकते हैं, अतः या फिर चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, ये जितने भी है नंबर ही है ना, क्यू की जगह हम कुछ भी रखेंगे तभी तो नंबर आएगा। तो क्यू क्या है, जितने भी है सब नंबर है, और m क्या है, m पूर्णांक है, तो पूर्णांक कोई भी नंबर होगा और बिना पॉइंट वाले हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 3q या 3q स्क्वायर प्लस 2q, या यहाँ क्या आया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये तीनों के तीनों मान यदि m है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला आया था इसका स्क्वायर किया तो 3q भी यदि m है तो हमें कौन सी फॉर्म मिली, a इज इक्वल टू क्या मिला 3m, a क्या है, एक पूर्णांक है तो a का स्क्वायर करो तो 3m मिला। सेकेंड वाले का a स्क्वायर किया तो इसको अगर m मान ले तो वो क्या मिला 3m प्लस 1 मिला। थर्ड वाले को देखो तो a स्क्वायर किया तो इसको भी क्या मान लिया m, तो ये भी क्या मिला a स्क्वायर किया तो 3m प्लस 1 ही मिला, दोनों चीज वही है। मतलब कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है और हम उसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पे वो या तो 3m के फॉर्म में मिलेगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिलेगा। अगर एग्जांपल आप चेक करना चाहो तो जैसे 1 का वर्ग करो तो 3 इंटू m 0 प्लस 1 होगा, 2 का स्क्वायर करो तो 4 होता है, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ 1 क्या है तो ये पूर्णांक है। अगर 3 का तुम स्क्वायर करते हो तो 3 इंटू 3 मिलेगा, ये m है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा 3 इंटू 4 प्लस 3 चौक 12 और नहीं 3 5 15 और 1, तो ये क्या मिला, ये m मान लो तो 3m प्लस 1। तो कितने भी करते जाओ, 5 का भी करो तो क्या आएगा 25, तो क्या हो जाएगा 8 3 24 और 1 25। तो जितने भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक वर्ग मतलब धनात्मक पूर्णांक जितनी भी संख्या सबका स्क्वायर करो तो या तो वो 3m के रूप में मिलेगी, अगर 3 का करेंगे तो 3 के रूप में मिलेगी या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला क्वेश्चन जो किया अभी वो क्या था, पूर्णांक का वर्ग था, यहाँ पर क्या है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में होता है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया था स्क्वायर वाला था, वर्ग वाला, अब यहाँ पे घन वाला है। लेकिन सबसे पहली चीज हमें लेना क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हमें लेना है सबसे पहले कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और प्रूफ क्या करना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 या 9m। तो यूक्लिड प्रमेय हमको मालूम है कि हम 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, मान लो किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं b को, तो शेषफल q ही बचता है और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 9q और रिमाइंडर हमेशा r बचता है। तो ये यूक्लिड की प्रमेय है। इसका मतलब हमें a अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसको अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो प्लस रिमाइंडर r कुछ भी बचेगा, तो हमारी यूक्लिड जो प्रमेय होती है हम उससे करेंगे। तो क्या है, ये हो गया माना यूक्लिड प्रमेय क्या है, क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये हमने लिख ली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस और r यहाँ पे क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। अब देखो हम यहाँ पे अगर लेते हैं क्या a इक्वल टू 9q प्लस, अगर r का मान देखें तो r की कितनी वैल्यू है, r इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, r के इतने सारे मान हैं और एक एक बार हमको सबको लिखना पड़ेगा क्या, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर 0 को भी लिखा हमने 1 से स्टार्ट करेंगे तो इतनी सारी वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें। तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं कि हमको लाना तो क्या है 9m लाना है या 9m। तो अगर हम चाहें
तो इनमें से यहाँ से इतने को हटा दे तो हमारे पास लास्ट फिर भी 3 बचता है, 0 1 2 3। तो हम ऐसा ना करके क्या करना चाहिए हमने कि यदि हम यहाँ से b की वैल्यू ही चेंज करते, अगर क्या कर ले यहाँ माना b को भी क्या मान ले, हम 3 मान ले, तो हम कहीं भी 3 का अगर घन करते तो 3 का घन करने पे हमें मिलता है 27। ठीक है, 3 का घन करेंगे हम जब भी तो 27 मिलेगा, और 27 में से हम कुछ भी कॉमन निकाल के 9 को बचा सकते हैं। मान लो 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो 9 बच जाता है, या 9 को कॉमन निकाल सकते हैं 27 में से। तो हम यहाँ पे b की ही वैल्यू क्या कर देते हैं 3, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 0 1 2। और इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कम शब्दों में और सफिशिएंट जगह में। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ r की वैल्यू क्या लेंगे, या b की वैल्यू हम लेंगे सिर्फ 3। तो इसमें हम क्या दर्शा सकते हैं, 9m आ जाएगा हमारे पास, 9m + 1 भी आ जाएगा और 9m + 8 भी आ जाएगा। और ये भी प्रूफ हो जाएगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका घन हमेशा 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो देखते हैं क्या, अगर हमने लिया सबसे पहले a = b की जगह पे क्या आएगा, हम ले रहे हैं 3 क्यूब प्लस r की वैल्यू सबसे पहले क्या है 0, सेकंड क्या है 3 क्यूब प्लस 1 होगा, और थर्ड क्या होगा 3 क्यूब प्लस 2। ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। अगर हम b की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये 3 धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे। अब यदि हम इनका घन करते हैं, इसको क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको अगर सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो क्या मिले कर सकते हैं हम, इसको हटा देते हैं, समीकरण एक काम है इधर साइड में करते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हैं, या स्क्वायर नहीं क्या करना है क्यूब घन, अगर पहले वाले का घन करते हैं तो a का घन क्या मिलेगा 3q + 0 है, तो इसका मतलब 3q ही होगा। तो 3q का अगर हम घन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 27q⁻3। अब सेकंड वाले का करेंगे aq और 3q + 1, इसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3q का क्यूब प्लस, यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट में भी कर सकते हैं पर एक बार अच्छे से कर लेते हैं, क्या मिलेगा 3q 3 × 3q का वर्ग × 1 प्लस 3 × 3q × 1 प्लस 1 का क्यूब। ये जो सर्वसमीका होती है उससे विस्तार कर दिया, इसकी जगह क्या जाएगा 27q⁻3, 3 का वर्ग 9, 9 तिया यहाँ भी 27q² प्लस 3 तिया 9, 9q और प्लस 1। तो क्या मिल गया 27q⁻3 धन 27q⁻2 धन 9q धन 1। अब जो बचा तीसरा वाला, इसका भी हम क्या करेंगे घन करेंगे, तो 3q + 2, इसका भी घन करेंगे तो क्या एक स्टेप ऐसे ही जमा देंगे, 3q का घन प्लस 3 × 3q² × यहाँ पे 2 है 2 प्लस 3 × 3q × 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। सर्वसमीका को हल करेंगे तो यहाँ मिलेगा 27q⁻3 धन 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी 54q⁻2 धन 3 तिया 9 और 9 चौक 36q और 2⁻3 तो 8 हो गया। तो हमारे पास तीनों चीज़ कर ली हमने, जो फर्स्ट था इसका भी क्यूब कर लिया, सेकंड का भी घन कर लिया और थर्ड का भी घन, मतलब तीनों के घन निकाल लिए। अब देखना है क्या, हमने जो प्रूव करना था 9m + 1 और 9m + 8 आया या नहीं आया। तो सबसे पहले इसमें देखो, तो इसमें से अगर हमने 9 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 3, यही बचेगा, 9 तिया 27 होगा और q⁻3 है। और क्वेश्चन में क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी पूर्णांक है, तो ये q भी क्या है एक पूर्णांक ही तो होगा। अगर q है, हम अगर गुणा करेंगे तो q का क्या है एक पूर्णांक ही होगा। मान लो क्या है वो q क्या है पूर्णांक, तो ये पूर्णांक है, तो q यदि पूर्णांक है तो 3 का गुणा करेंगे और उसकी घात 3 रखेंगे तो भी कोई ना कोई एक संख्या ही देगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि हम किसी भी संख्या का वर्ग घन करें तो वो हमेशा 9m के रूप में ही मिलेगा।
ठीक है, हम यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ कोष्टक में लिख लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया, माना m इज इक्वल टू क्या है 3q की पावर 3 मिला, इसको m मान लिया। सेकंड में अगर हम चाहे तो इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q, और पीछे 1 है तो जो मिला 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q, ये भी m मान सकते हैं। q यदि कोई पूर्णांक है, q की वैल्यू रखेंगे तो m ही होगा, और हम क्या मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्यों है, एक पूर्णांक है और वो m है। ठीक, थर्ड में भी क्या है, यहाँ से भी यदि हमने 9 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3q पावर 3 प्लस 54 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4q के बाद ब्रैकेट क्लोज और ये 8, तो यहाँ से भी क्या है, ये भी क्या निकला 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ये सब क्या है, माना क्या है m एक पूर्णांक है, हम यहाँ लिख लेते हैं एवं माना क्या m एक पूर्णांक है। ठीक है, m यदि पूर्णांक है तो q भी क्या है, कोई ना कोई वैल्यू ही रहेगी, और वैल्यू है तो वो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। पूर्णांक मतलब इंटीजर वैल्यू देगा, माइनस होगा, प्लस होगा, जीरो होगा, कुछ भी मान देगा, तो वो सबके सब क्या है एक m पूर्णांक है। तो हमने देखा किसी इसका घन किया तो ये 9m के रूप में मिला, अगर इसको क्या लिख सकते हैं 9m लिख सकते हैं, इसका मान हमने m मान लिया तो 9m लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होगा 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा, यही होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट, मिलते फिर इसके अगले एक्सरसाइज में।